हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पर। और आज हम हर्षवर्धन काल से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। इसका कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना गया है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन पर, हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व का आधार क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि का प्रकार। हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व का आधार था। उपजाऊ भूमि पर अधिक कर लगाया जाता था जबकि अनुपजाऊ भूमि पर कम टैक्स लगाया जाता था। प्रश्न 3 पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र कौन था? हम पहले पढ़ चुके हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों का भ्रमण करने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने हर्ष द्वारा की गई छठी महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 4, त्रिकोणीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुप्त शासकों ने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। इसमें गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों ने भाग लिया था। इसमें अंतिम विजय गुज्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। क्वेश्चन 5, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का एक प्रतापी राजा था। अगले क्वेश्चन पर नंबर 5, ऐहोल अभिलेख किस युद्ध का वर्णन करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नंबर 7, वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वान भट्ट की कादम्बरी हर्षचरित प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न 8, नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रामदान द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च उठाया जाता था। अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। किसी के अनुसार 100 गांव, तो अन्य इतिहासकार के अनुसार 200 गांव द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता था उस राजस्व से ही नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध शिक्षा का एक सबसे बड़ा केंद्र था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 9, किसने शूद्रों को कृषक कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इत्सिंग ने उत्तर पश्चिम के किसानों को शूद्रों की संज्ञा दी है। इत्सिंग भी एक चीनी यात्री थे जो यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आए थे। ये ह्वेनसांग के चाइना वापस जाने के बाद यहाँ पर आए थे। निम्न में से किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी एक अन्य संज्ञा शाक्य मुनि भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, थानेश्वर में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन को थानेश्वर में वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न 12, पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। प्रारंभ में पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में है। बाद में हर्षवर्धन के समय इनकी राजधानी कन्नौज हो गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही पुष्यभूति वंश की राजधानी रही हैं। नंबर 13,
रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक हैं। प्रश्न 14, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद महामोक्ष परिषद के नाम से धार्मिक सम्मेलन कराया करता था, जहां वो एक बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा किया करता था। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। नंबर 15, कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वान भट्ट, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। ये कादम्बरी के लेखक है। इनकी एक अन्य रचना हर्षचरित्र है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।